हेलो एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है प्रभाष कुमार, आपको पता है, और हम पढ़ा रहे हैं आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम काफ़ी अच्छे से आपको आइडिया दे दिए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। टू बी मोर स्पेसिफिक, इमेजिनरी नाम का कोई चीज़ होता नहीं, वो सब रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, बस हमें वो टेंजिबल फॉर्म में दिखता नहीं। क्वांटिफाई हम लोग वैसे उस हिसाब से नहीं कर पाते जैसे हम लोग रियल नंबर्स को करते हैं, इसीलिए हम लोग उसको इमेजिनरी बोल देते हैं। लेकिन सही नाम उसका क्या होना चाहिए? लैटरल होना चाहिए। अच्छी बात है। डेफिनेशन एक देख लेते हैं, फॉर्मल डेफिनेशन। और आई होप कि आप एनिमेशन देख के आए हो। अगर नहीं है एनिमेशन देख के आए हो तो वीडियो को पॉज करो और जाकर के यूट्यूब पे टाइप करो कॉम्प्लेक्स नंबर एनिमेशन। आपको दिखेगा कलरफुल टाइप का कि एक पैराबोला है, उसको उठा दिया इस तरह से, और वो कुछ इमेजिनरी, मतलब वो जो आपका लैटरल एक्सिस है उसमें पैराबोला इस तरह से, लेकिन वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। दिखाई दे? उसको आपको तीसरी आंख खोल करके आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें आप गौर से देखो, डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत लोग आजकल, आज तक मैं भी देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग भी जो हैं वो डेफिनेशन को डेफिनेशन लिखते हैं। अरे डेफिनेशन नहीं होता, डेफिनीशन होता है। तो स्पेलिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लें, क्योंकि स्पेलिंग से बहुत ही बैड इंप्रेशन होता है। स्पेलिंग मिस्टेक है ना, तो उसे कितना भी ज्ञान आपको क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक पूरा इंप्रेशन का कचड़ा कर सकता है। इसीलिए स्पेलिंग्स पे आप खास करके ध्यान दीजिएगा। तो डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, a number of the form x plus iy where x and y are the real numbers and I is equal to root minus 1 is called a complex number. Z is equal to x plus iy, x है रियल पार्ट, y है इसका इमेजिनरी पार्ट, जहां पे i को हम आयोटा बोलते हैं या फिर इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं, और i स्क्वायर होता है -1। ये सब बेसिक चीज आप पता है। इसको लिखने का एक और तरीका है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, एक पूरा समूह, ये इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। तो रियल r ऑफ x प्लस आई वाई अगर हम बोले, मतलब रियल पार्ट ऑफ x प्लस आई वाई बोलेंगे, तो उसमें हम लिखेंगे x, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ x प्लस आई वाई होना चाहिए क्या? y होना चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अगर मान लेते हैं Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन, Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू, तब इस केस में आप इसका एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, डिविजन कर सकते हो। ठीक है, तो हम एडिशन अगर करेंगे Z1 प्लस Z2, तो कैसे होता है एडिशन? कि रियल रियल के साथ ऐड होगा, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स के साथ, सॉरी इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। तो रियल पार्ट के साथ ऐड हो गया, तो x1 प्लस x2 यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे बीच में प्लस रहेगा ही रहेगा, नो डाउट। ऐड कर रहे हो ना, तो ऐड करो या चीज सब्ट्रैक्ट करो, दोनों केस में आपको प्लस ही मिलेंगे। लेकिन अगर एडिशन कर रहे हो तो रियल रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा, आई आपका कॉमन आ जाएगा। साथ ही साथ अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो रियल रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करेगा और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन आई का आई कॉमन रह जाएगा। मल्टीप्लीकेशन करना है, बस इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, और जनरल मल्टीप्लीकेशन जो करते हो उस हिसाब से फॉलो करो, ये वाला रिलेशन मेंटेन रखो, आंसर आ जाएगी। जैसे x1 प्लस आई वाई वन को मल्टीप्लाई करना है x2 प्लस आई वाई टू से, तो सबसे पहले x1 रखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो इस वाले के साथ, प्लस आई वाई रखो और इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर से इस वाले के साथ। तो x1 इंटू x2 चला आया इधर, x1 प्लस आई वाई टू, तो यहाँ पे हम i लिख लिए हैं, x1 और y2 लिख लिए हैं, फिर i का i रह जाएगा, फिर यहाँ पे x2 और y1 आ गया, i इंटू आई स्क्वायर होता है, और y1 इंटू y2 ये रह गया। इसको आप क्या करो, देख लो कि जो भी रियल पार्ट है उसको एक साथ कर लो। तो मुझे दिख रहा है कि x1 x2 और आई स्क्वायर -1 होता है ना, तो माइनस y1 y2 हो जाएगा, तो ये आ गया मेरा एक साथ, और i इससे कॉमन चलाएगा तो ये चला जाएगा इधर। तो इस केस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपको रियल पार्ट, और i के साथ ये मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब i के साथ जो अटैच्ड रहेगा इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब वही चीज हम करते हैं डिवीजन। इसको मैंने इंटेंशनली नहीं किया क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम लोग को एक स्टेप और करना है कि आपको डिवाइड करना है ना चीजों को। तो यहाँ पे Z1 बाई Z2, देखो यहाँ पे Z1 बाई Z2 अगर हम लिखते हैं तो Z1 मतलब ये वाला टर्म x1 प्लस आई वाई वन लिखेंगे, डिवाइडेड बाय x2 प्लस आई वाई टू लिखेंगे। सर क्या हो गया ये? देखो, जब भी डिवीजन करने आए तो रूल याद रखना कि नीचे में इमेजिनरी पार्ट नहीं मांगता। लिखो, डिनोमिनेटर में
डिनोमिनेटर में इमेजिनरी आयोटा, मतलब डिनोमिनेटर से आई भगा दो, डिनोमिनेटर से आई भगा दो, मत रखो, न्यूमरेटर में रहे लेकिन डिनोमिनेटर में आई वाला टर्म नहीं रहना चाहिए, आई को भगा देना है। तो भगाने का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत प्यारा सा सेक्सी सा तरीका क्या है? तरीका यह है कि आप डिनोमिनेटर को कर देंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज मतलब सर यहां अगर x2 प्लस i/2 है ना, तो अगर हम इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिए हम x2 माइनस i/2 से, तब मेरा काम हो सकता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, काम निकल चला जाएगा। लेकिन मैथमेटिकली ये करना तो गलत है, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर में ये कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। अरे कितना x2 माइनस i/2 है, इसको आप करोगे इधर, फिर x2 माइनस i/2 मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको तो कैंसिल हो सकता है ना, तो फाइनली आपको यही मिलेगा। लेकिन आपको डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है तो आप इस चीज को ऐसे रखिएगा। अब ऊपर में आप जानते हो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है, तो हम लिखेंगे x1 का स्क्वायर माइनस b में क्या है i/2 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको ऐसे ही करने का मन नहीं है तो आप इस तरह से करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। अब ये है मेरा x1 प्लस i/1 और x2 प्लस, सॉरी ये तो नहीं होगा, इसको साथ मल्टीप्लाई करना है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं है, ये यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y2 है, तो हम वैसे तो नहीं कर सकते, मुझे यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x1 लिखा, फिर x2 माइनस i/2 और उसके बाद फिर प्लस i/1 को मल्टीप्लाई करना है हमको x2 माइनस i/2। अब नीचे में आपका आ जाएगा वही चीज, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे x2 का स्क्वायर माइनस i/2, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ऊपर में आप लिखोगे क्या, x1 x2 आ गया, माइनस i टाइम्स x1 y2 आ जाएगा, प्लस i टाइम्स y1 x2 आ गया, और फिर माइनस i स्क्वायर y1 y2 आ जाएगा। फिर आपको डिवाइड करना है, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब x2 स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस i स्क्वायर और y2 स्क्वायर करना पड़ेगा। और आप ये जहाँ चीज जानते हो i स्क्वायर होता है -1, तो हम इसमें क्या करेंगे, i स्क्वायर के जगह पे -1 पुट कर देंगे। तो हम सीधा यहां से यहां चले आते हैं इधर, तो x1 x2 देखो, x1 x2 लिखा, फिर यहां पे दिख रहा है मुझे i स्क्वायर है -1 माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे प्लस y1 y2। ये हो गया मेरा एक साथ, इसको एक साथ रखिए। यहां पे i है, यहां पे i है, तो अब क्या करना चाहिए, प्लस i कर देना चाहिए। प्लस i करने से क्या मिलेगा, आप इसको पहले लिख सकते हो x2 y1, और उसके बाद फिर माइनस करना है आपको x1 y2, मिल गया ये ऊपर न्यूमरेटर। फिर आपको डिवाइड करना है x2 स्क्वायर, फिर माइनस i स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस y2 स्क्वायर। तो फिर से क्योंकि नीचे से i क्या है, भाग चुका है, अब भाग चुका है तो फिर इसको क्या करो, डिवाइड कर दो इंडिविजुअली। तो हम इसको लिखेंगे x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये हो गया मेरा एक रियल पार्ट जब मैंने ये किया था, प्लस i टाइम्स ये रहा मेरा न्यूमरेटर x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइड कर देना है x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर के साथ। बन चुका है ये बन गया आपका रियल पार्ट। ये वाला क्या है, ये बन गया है हमारा एक रियल पार्ट, और ये वाला जो चीज है ये बन गया है मेरा इमेजिनरी पार्ट। समझ में आया? तो बस मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया। सर क्या ये फॉर्मूला मुझे याद रखना? अरे कुछ याद नहीं रखना, नॉर्मल याद करो ना तो कुछ भी बना लोगे, ठीक है। अच्छा, 5th नंबर बचा है हमारे पास, कॉन्जुगेट निकालना।
कॉन्जुगेट निकालना है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो वेक्टर ये लीनियर अलजेब्रा जो स्टार्टिंग में था ये सब भी हम लोग देख ही चुके थे, इसीलिए अब आपको लाइट और हल्का लग रहा होगा, क्योंकि उसमें हम इतना ज्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट कर दिए कि उसमें हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको अच्छे से आइडिया था, वेक्टर भी उसमें हल्का फुल्का अच्छे से आप सीखे थे। तो वेक्टर एनालिसिस में ज्यादा टेंशन नहीं लगा होगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी ज्यादा टेंशन नहीं लगेगा। हमारा मेन फोकस ये है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कैलकुलस वाला पार्ट हम लोग काफी अच्छे से सीखेंगे, आएंगे 2-3 लेक्चर के बाद चले आएंगे उस पर भी। फिलहाल इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कॉन्जुगेट, जैसे मान लो जेड है ना, कोई नंबर x प्लस आई वाई, कॉन्जुगेट दिखाना है तो जेड के ऊपर माथे में बार देते हैं, ठीक। और इसका ये मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन पलट दो। क्या करना है? इमेजिनरी पार्ट का साइन को आपको पलट देना है कि अगर आपका पॉजिटिव है तो बन जाएगा निगेटिव, और अगर आपका निगेटिव है तो बन जाएगा पॉजिटिव। बस इमेजिनरी पार्ट का, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट को मत छेड़ो, इमेजिनरी का साइन पलट दो। ऐसा कुछ हम आपको बताए थे बहुत शुरू में। तो इसको रियल पार्ट को मत छेड़ो, इमेजिनरी पार्ट का साइन पलट दो, ठीक है। अब बोलोगे सर इसका कॉन्जुगेट बताएंगे, ठीक है। तो ये मिल गया ना, इसका कॉन्जुगेट ले लो फिर से। जब कॉन्जुगेट ले लोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस आई वाई, आपने कॉन्जुगेट लिया था, ये इस पे लिया था, तो यहां से x माइनस आई वाई हो गया। रियल तो रियल रह जाएगा, रियल को मत छेड़ो, इमेजिनरी का साइन पलट दो। तो यहां पे इसको करोगे तो इस पे कॉन्जुगेट लगेगा, तो रियल को मत छेड़ो, इमेजिनरी का साइन पलट दो। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कर देंगे तो बैक टू पवेलियन फिर से मुझे ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर पता चल जाएगा? समझ में आया? अब ये कॉन्जुगेट को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं, क्योंकि इसी कॉन्जुगेट क्या खेल है आगे चल करके, और आप इसमें आप फंस जाइएगा अगर आप यहाँ पे अच्छे से आप नहीं सीखेगा। इतना आप नोट करिए। अब यहां पे देखते हैं, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो उसका कॉन्जुगेट आपको पता है, रियल को मत छेड़ो, इमेजिनरी का साइन पलट दो। तो z अगर x प्लस आई वाई है तो z कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई होगा। अब हम इस नंबर को और इस नंबर के उसके कॉन्जुगेट को एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं जादू। तो z प्लस z कॉन्जुगेट अगर करेंगे तो x प्लस आई वाई इधर लिखा और x माइनस आई वाई इधर लिखा, तो यहां पे हमको दिख रहा कि प्लस आई वाई माइनस आई वाई कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा मेरा x प्लस एक्स मतलब 2x। तो 2 को जब हम इधर भगा के लेके आएंगे, x मतलब पता चल जाएगा कि हाफ ऑफ z प्लस z कॉन्जुगेट करेंगे तो हमको रियल पार्ट मिलेगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू हाफ ऑफ z प्लस z कॉन्जुगेट। याद रखना, ये सब चीज आगे काम लगेगा, बहुत लगेगा। रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ जोड़ देते हो, जो भी वैल्यू आता है उसका आधा ले लेते हो, तब वो आपको रियल पार्ट मिलता है। साथ ही साथ जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ऐसा कुछ मिलेगा। तो z है आपका x प्लस आई वाई, जेड कॉन्जुगेट है x माइनस आई वाई, सब्ट्रैक्ट करो तो x प्लस आई वाई रहा, फिर माइनस x प्लस आई वाई रहा, और z माइनस z कॉन्जुगेट, तो इधर क्या हो जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2i y। 2i y को जब आप इधर डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, z माइनस z कॉन्जुगेट, ये बन जाएगा आपको इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ माइनस करते हो तो जो भी आंसर आएगा, और फिर 2i से डिवाइड कर देते हो तो आपको इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। तो ये सब रिलेशंस काफी महत्वपूर्ण है, कृपया याद रखें। ओके, छठा नंबर प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसमें हम लोग रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस दिखाते हैं। जब आप एनिमेशन देखे होगे तब वो जो पैराबोला का इस तरह से उठा देता है ना हवा में, इस तरह से कुछ पैराबोला रहता है जो प्लेन पे हम बताए थे कि ये इस तरह इसको उठा देता है, तब आप अभी तो नहीं दिख रहा कि ये वाला जो है इस एक्सिस को काट रहा है, लेकिन जब आप इसको उठा दोगे तब आपको दिखेगा कि अच्छा उसका नीचे वाला पोर्शन ना एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो इधर ऊपर इधर इधर कैसे बोलूं कि ये इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। एक दूसरा अदृश्य दुनिया जो था, अदृश्य वाला डायमेंशन, उसी को इमेजिनरी डायमेंशन बोलते थे।
तो वही डायमेंशन को आप इस तरह से ले लोगे कि जिसपे आपका एक्स एक्सिस मतलब रियल एक्सिस और वो अदृश्य वाला जो एक्सिस है वो रहा आपका इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो उस दोनों एक्सिस को जो कंबाइंड करके जो आपका प्लेन मिलेगा उसी को नाम दिया गया है एर्गेंड प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये रहा मेरा रियल एक्सिस, तो इसको हम शो किए आर ई। ये मेरा रहा इमेजिनरी एक्सिस, इसको हम शो किए आई एम। ठीक है, यहां पे कोई एक पॉइंट है, ये रिप्रेजेंट करेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक्स है और वाई है। अच्छी बात है, तो एक्स है और वाई है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, सर क्या ये हमेशा 2 डायमेंशन ही हो सकता है? अरे नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपके मल्टीपल डायमेंशन हो सकते हैं। यहां पे तो लिखा है ना a प्लस आई वाई है, प्लस जे टाइम्स कुछ हो सकता है, प्लस के टाइम्स कुछ हो सकता है कि नहीं? ऐसा हो सकता है मल्टीपल डायमेंशंस में हो, तो वो थोड़ी हायर स्टडीज की हो जाएंगी। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप गूगल में ही टाइप कर लो कि मल्टी डायमेंशंस कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको फील आ जाएगा। 4 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स नंबर आपको और फील आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल उतना नहीं जाना है, ये आउट ऑफ कोर्स हो जाएगा। अगर वैसा कुछ इंटरेस्ट रहा और वैसा अगर कुछ रहा डिमांड कि सर थोड़ा सा मुझे अच्छा और सीखना है, तो पूरा ये जो अभी एग्जाम्स ओरिएंटेड कोर्स है ये सब कंप्लीट होने के बाद मैं तो नहीं भाग रहा, अनलेस अनटिल मैं मर जाऊं। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं कोर्सेस बनाता रहूंगा और तब तक डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। तब मैं अलग अलग चीजों पे अलग अलग वेराइटीज में ऐसी ऐसी चीजों का कोर्स बनाता रहूंगा जो भारत की जनता जनरली नहीं पढ़ती। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया में लोग हायर एजुकेशन को उतना महत्व नहीं देते। महत्व किसको देते हैं? शादी को। शादी को दहेज कर दो, अरे छोड़वा के बियाह करी दो, यही कि नौकरी लगी नहीं कि बस शादी के लिए भाग जाते हैं। और हायर एजुकेशन को अभी तक पढ़िए रही हो, कब तक पढ़ोगे? पढ़ते रहेगी। इसीलिए ना मतलब बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलप्ड हो गई और जो अनडेवलप्ड थी वो भी डेवलप्ड हो गई और इंडिया डेवलपिंग का डेवलपिंग ही रह जाएगा। अरे डेवलप्ड कब बनेगा? जब हायर एजुकेशन ऊपर उठेगा। समझो चीज को, नौकरी के लिए भागते हैं नौकरी। जिस दिन आप नौकरी की करने के लिए पढ़ाई छोड़ देंगे, कुछ इनोवेटिव करने के लिए पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, उस दिन डेवलपिंग से डेवलप्ड बन जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। तो x प्लस आई वाई है हमारा, ये रहा मेरा। इसको हम इस पॉइंट को दो तरीके से हम शो कर सकते हैं। एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब आर्गेंड सिस्टम, या फिर पोलर कोऑर्डिनेट। तो यहां पे अगर हम r और थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट किए, r और थीटा, r मतलब मैग्नीट्यूड उसका, कि उसका जो मैग्नीट्यूड है उस पॉइंट का लोकेशन पोजीशन वेक्टर मैग्नीट्यूड, और थीटा मतलब उसका डायरेक्शन ओरिएंटेशन कहां से है। तो हॉरिजॉन्टल से अगर आप इस तरह से एंगल मेजर करते हो तब अच्छा ठीक है चलो इतना एंगल पे इतना दूरी पे, तो आप उसको आर थीटा के टर्म्स में लिखोगे, उसको पोलर फॉर्म बोला जाता है। और अगर आपको एक्स और वाई के टर्म्स में लिखना है तब आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा मेरा रियल पार्ट, ये रहा मेरा इमेजिनरी पार्ट, ये बन चुका है मेरा एक डायग्राम, ये बन चुका है एक मेरा प्लेन। अब सुनो कि ये वाला जो पोर्शन है यहां से लेकर के यहां तक, ये मेरा क्या है? एक्स कॉम्पोनेंट, ये क्या है? वाई कॉम्पोनेंट। एक्स कॉम्पोनेंट बोले तो इसका परछाई गिराओ इधर, इसको प्रोजेक्ट कर दो इधर, तो आर कॉस थीटा हो जाएगा नीचे वाला। तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। अब इसको क्या कर दो, इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये आर साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आया? तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में भी लिखा, इस फॉर्मेट में भी लिखा। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं। अच्छी बात है। अभी अभी ताजा हम लोग ये सीखे कि x को हम लोग आर कॉस थीटा लिख सकते हैं और y को आर साइन थीटा लिख सकते हैं। बाकी का वैसे ही सेम, r को कॉमन उठा सकते हैं और लिख सकते हैं हम कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहां से यहां बहुत ही जबरदस्त सा है चीज, तो इसी से डेवलप होकर के आगे चल करके आपका आएगा ऑयलर इक्वेशन। बहुत मजेदार है, ये सब फन है, बहुत ही गेम है ये सब। ठीक है, तो इसको हम लोग सीखेंगे अच्छी तरह से। अभी फिलहाल ये आपको याद रख लीजिए, e टू द पावर ऑफ आई थीटा कहीं दिख जाए तो इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो कॉस और साइन के टर्म्स में। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये लिखा। बहुत लोग ना कोढ़ी होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा नहीं लिख करके उन्होंने छोटा सा एक नाम दे दिया, सिस थीटा। क्या बोला? सिस थीटा। बस सिस थीटा। सिस थीटा का मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बस अगर हम कहीं लिख दिए सिस थीटा,
तो इसका मतलब क्या समझोगे? इसका मतलब ये है कि एक रॉकस्टार आदमी है। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, शॉर्ट फॉर्म, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है। इसको आप एक्सपैंड करोगे तो क्या मिलेगा? इसका मतलब है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसी को शॉर्ट में लिखा जाता है सिस थीटा। समझ में आया? ठीक है। अब बात आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब होता है मैग्नीट्यूड। क्या? कुछ लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, कुछ लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, तो जो बोलना है बोलो। मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और कुछ नहीं, आर को ही मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू, उसका मतलब मैग्नीट्यूड, समझ रहे हो? तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड आप लगा दो, और आप जानते हो कैसे करना रहता है, रूट अंडर करना रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। और इस आर्गेंट प्लेन से आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम रूट अंडर, ये तो रहा मेरा x, ये रहा मेरा y, तो एक पाइथागोरस थ्योरम से हम बता सकते हैं ना, इस ट्रायंगल में x है y है, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर है, उसका रूट, वही चीज है। ये करोगे तो उसका r मिल जाएगा। r ही कोई मॉड, या तो आप मॉड z लिखो या तो r लिखो, वही बन जाएगा आपका मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और कुछ नहीं, ये आपका थीटा है। जो थीटा है इसी को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखना, दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, दोनों टर्मिनोलॉजीज के साथ बहुत खेला जाता है। तो आर्ग्यूमेंट बोलो या फिर एम्पलीट्यूड बोलो, वो बात हो रही है थीटा की। तो इस ट्राइंगल से क्या हम tan थीटा लिख सकते हैं? कुछ हमको पता चलेगा कि tan थीटा ये डिवाइडेड बाई ये होता है, तो ये मतलब y है और ये मतलब x है। तो क्या हम यहां से थीटा अगर फाइंड करना है तो tan इनवर्स ऑफ y बाय x बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, वही चीज यहां पे फाइंड किया हुआ है। लेकिन मुन्ने, प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो -π से π के बीच में होती है। -π से π के बीच में होती है, इस तरह से -π से लेकर के पाई के बीच में वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। अभी फिलहाल याद रखो, मैं आगे चल करके काफी आपको एंगल वाला फील भी दिलाऊंगा, लेकिन आपको ये रिलेशन याद रखने हैं, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे प्रॉब्लम कैलकुलस का तो उसमें ये सब बहुत रोल प्ले करेगा, और आप ये सब चीज को आप इग्नोर करोगे, सिर्फ इसको याद रखोगे, काम नहीं चलेगा। तो ठीक है, आपने डिफाइन कर दिया कि आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है tan इनवर्स ऑफ y बाय x। लेकिन ये जो थीटा है वो कहां से कहां तक लाई करना चाहिए? -π से लेकर के पाई के बीच में वो लाई करना चाहिए। -π से पाई के बीच में, -180 डिग्री से +180 डिग्री के बीच ही होना चाहिए। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई हो तो इसको आप छाप लें, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसका मॉड बनेगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। रटा हुआ होना चाहिए, ये वाला ज्ञान रटा हुआ होना चाहिए, तब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। z इंटू जेड कॉन्जुगेट मतलब मॉड ऑफ z का स्क्वायर। उसी तरह से z1 प्लस z2 और इसका कॉन्जुगेट जब लेते हो तब ये कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट कर दोगे तो z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर माइनस कर देते हो तो ये माइनस भी चलाएगा। z1 माइनस z2 वेरीफाई कर देते हैं अभी। और उसी तरह से z1 z2 का कॉन्जुगेट करेंगे तो हमको z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट मिलेगा, और z1 बाय z2 पूरे पे कॉन्जुगेट लगाते हो तो ये भी कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्रोवाइडेड कि डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है वो जीरो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप z1 बाय z2 का पूरा मॉड लेते हो तब मॉड भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2। फिर 12 नंबर प्रॉपर्टी ये है कि आर्ग्यूमेंट अगर मुझे फाइंड करना है z1 बाय z2 का, तो ये और कुछ नहीं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 हो जाएगा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको वेरीफाई कर लेंगे, पहले आप समराइज करके देख लो। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ z1 प्लस z2 एंड z1 माइनस z2 ज्योमेट्रिकली क्या सिग्निफाई करता है? ज्योमेट्रिकली ये बताता है कि ये वाला आपका x एक्सिस मतलब रियल एक्सिस, और ये जो y है ना, वो जो कॉपी में आपने बनाया था उस डायग्राम के लिए वो नहीं है, जो हवा में आपका एक्सिस था वो है। तो ध्यान रहे, ये वो वाला एक्सिस है। कॉपी में जब आपने बनाया था x² + 1 वाला जो ग्राफ में जब आपने खींचा था, अरे देखो
जब आप इधर x बनाते थे और इधर आप y बनाते थे तो इस तरह का कुछ ग्राफ मिला था, आपको देख के लग रहा था कि ये वाला इसको नहीं काट रहा। यहाँ पे जो ये y है ना, ये वाला y मत समझ लेना, y ये वाला कौन है जो हवा में उस तरह से उठा था, जो आपके आंखों की तरफ जा रहा है। और इसको अगर हम थोड़ा सा प्लेट जैसा यहाँ लेटा दें इसको, देखो 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 देखो, सपोज मान लेते हैं हम इसको, ये रहा मेरा x एक्सिस x डैश और ये रहा मेरा y एक्सिस, ये रहा y डैश, ठीक है। अब ग्राफ कुछ इस तरह से बना था मेरा प्लेन पे। अब इस चीज को मैंने ऊपर हवा में उठाया था, हवा में उठाया तो मतलब कौन सा एक्सिस की बात हो रही है, ये वाला जिसको हवा में ऊपर उठाया था ना, तो ये इस तरह से कुछ था जो एक्स एक्सिस को कुछ वर्चुअली काट रहा था। तो ये वाला एक्सिस है ये इमेजिनरी, तो इसलिए ये वाला मत कंसिडर कर लो। जब आप एनिमेशन देखोगे तो मुझे पता है कि आपको काफी अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। एनीवेज, कि अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, तो यहाँ पे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम Z1 से, इस वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग Z2 से। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने का मतलब वेक्टर एडिशन हो जाता है यहाँ पे। तो इसको और इसको ऐड करोगे तो फाइनली आपको ये चीज पता चला। कैसे कि पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो ना, इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और ये बन जाएगा आपका Z1 प्लस Z2, ठीक है। ऐसा किस में किए थे, वेक्टर्स वाले किस में किए थे, वैसा ही सिमिलर रूल यहाँ पे भी फॉलो होता है। तो यहाँ पे भी अगर Z1 माइनस Z2 अगर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, ये और ये है तो Z1 माइनस Z2 फाइंड करना है तो एरो Z1 की तरफ होगी। अगर यही चीज अगर हम ऐसे पलट दें तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1 बन जाएगा, Z2 माइनस Z1 बन जाएगा। समझ में आया? तो इसको आप दोनों डायग्राम बना के लिखो, ये तो डायग्राम बनाओ, इस साइड डायरेक्शन लिखो और यहाँ पे लिखो इसको Z1 माइनस Z2, ठीक है। अब एक और डायग्राम बना लो छोटा सा और इधर दिखा दो Z1, इधर दिखा दो Z2, अब एरो इस साइड दिखा दो, तो ये जो शो होगा ये क्या होगा, Z2 माइनस Z1 है, ठीक है। सर कैसे कर रहे हैं पता नहीं चल रहा हमको, अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कुछ है फलाना m मान लेते हैं। वेक्टर से आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि ये प्लस ये बराबर ये होना चाहिए Z2 प्लस m बराबर क्या होना चाहिए, Z1 होना चाहिए। तो यहां से निकालो ना, m क्या निकल गया, Z1 माइनस Z2 निकल गया, वही चीज तो बता रहे थे हम, Z1 माइनस Z2। जब भी कंफ्यूजन हो इस तरह से एकदम बैक टू बेसिक चले जाओ बेबीज की दुनिया में। और मैंने आपको बताया था कि बेबीज की कौन है हमारे लिए, बेबीज वही लोग हैं जो उल्लू ऐप देखते हैं, ठीक है। उल्लू ऐप देख करके उल्लू बन चुके हैं, तो वही हमारे लिए बेबीज। ऐसे लोगों को ना थोड़ा सा पब्लिकली टॉन्ट करना जरूरी है, पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना जरूरी है। कि अगर आप वैसे लोगों को ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप वैसे लोग और वैसे चीजों को बढ़ावा देंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना हमारे कंट्री में, अब सिचुएशन कैसा हो गया है, अच्छा होना मतलब सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा पाप, ये कन्वर्ट हो गया है। हमारे 90s में, आई एम अ बॉर्न 90s, मतलब आई एम अ 90s गाय, तो वो एक गोल्डन पीरियड हुआ करता था हमारे लाइफ का। और जो 90s के बच्चे होंगे वो समझ सके होंगे कि अलग ही था वो, एक तरह से राम राज्य बोल सकते हो कि उसमें सब कुछ इतना स्मूथ, सब कुछ इतना परफेक्ट, लोगों के बीच में इतना अपनापन, बॉन्डिंग, रिश्ते की अहमियत, खाना पीना, रहन सहन और आपका उस समय मतलब वहाँ उस समय के मूवीज, उस समय के गाने, उस समय के संस्कार काफ़ी अलग थे, एकदम अलग। आजकल के टाइम के ऐसे नहीं है कि हर चीज़ में वल्गैरिटी, हर चीज़ में वल्गैरिटी, मतलब बिना वल्गैरिटी परोसे हुए मतलब बिकता ही नहीं है वो। लोग मजबूरी में आकर के वल्गैरिटी बेच रहे हैं, नहीं तो नॉर्मल सी बात रहेगी तो उसमें भी कुछ से कुछ फन लैंग्वेज यूज किया जाएगा, ये वो दिस दैट, मतलब कॉमन सा चीज हो गया है। अरे भाई मतलब जबान पे वो चीज नियंत्रण नहीं रहा, कोई किसी को कुछ भी बोल देता है। एक होता है ना कि अभी तो ट्रेंडिंग चला है रोस्ट, मतलब किसी की भी खिंचाई कर देना, किसी का भी बदतमीजी कर देना, किसी को भी बुरा भला कह देना, किसी का सेल्फ रेस्पेक्ट की कोई कदर नहीं करना, बस। मुझे पता है कि आने वाले समय में लोग मेरा भी रोस्ट करना शुरू कर देंगे। अच्छा ये इसने बहुत ही संस्कार वाली बात की थी, अच्छा ये है वो है, और उसमें भी लाइक्स व्यूज कमेंट्स लोग करके ही हा करके कमेंट करेंगे और खिल्ली उड़ाएंगे। उड़ाने दो, आई डोंट केयर।
जो है सो है, जो रियलिटी है सो रियलिटी है। एनीवेज, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Z1 प्लस Z2 ये समझ में आया, Z1 माइनस Z2 ये भी समझ में आ चुका है। चलो इसको थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं, फिर यहां पे आते हैं हम लोग। प्रूफ नहीं है, वेरिफिकेशन है। वैसे उसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगा, उसमें प्रॉब्लम बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए, वही हमारा मेन मकसद। ठीक है, तो चलो हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के कर लेते हैं, एक दो करते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा खुद से। तो यहाँ पे बोला Z इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो ठीक है चलो लेट मान लेते हैं Z है x प्लस आई वाई। मान लिया x प्लस, सर हमेशा x प्लस आई वाई मत ले लो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा सर, a प्लस आई भी ले लो ना। चलो तुम्हारा बात मान लिए, a प्लस आई भी ले लिए। अब हम कर लिए इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या होगा, रियल पार्ट को मत छेड़ो, इमेजिनरी का साइन पलट दो, कर दो मल्टीप्लाई, z इंटू जेड कॉन्जुगेट कर दो, a प्लस आई बी को मल्टीप्लाई करना है a माइनस आई बी के साथ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, मॉड ऑफ जेड फाइंड करें, करते हैं। मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दें, ये कर दिए इसका स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट भाग जाएगा, बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये आपका जो LHS है और क्या ये आपका जो RHS है, क्या आपको एक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि LHS बराबर है RHS के, इसलिए आप बोल सकते हो कि Z इंटू जेड कॉन्जुगेट ये बराबर होता है मॉड ऑफ Z के होल स्क्वायर के। उसी तरह से आप बाकी सारी चीजों को आप वेरीफाई कर लो, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको प्लीज याद रखना। ये कुछ लॉगरिथम टाइप का रूल फॉलो करता है कि अगर Z1 बाय Z2 है, उसका आप आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ न्यूमरेटर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग उस वाली दुनिया में। पहला क्या है, मॉड ऑफ Z माइनस ए इज इक्वल टू के, ये एक रिप्रेजेंट करता है क्या, एक सर्कल जिसका रेडियस है k और सेंटर है a। सर सेंटर तो अगर 2 डायमेंशन में बात हो रही है तो कोई भी पॉइंट को तो सर हम 2 कोऑर्डिनेट्स में दिखा सकते हैं, लेकिन यहां पे तो सिर्फ a बोला है, तो इसका मतलब सर सुन लो, सेंटर बोल दिया है a, बाय डिफॉल्ट ये और कुछ नहीं a,0 है। समझ जाओ भावनाओं को, सेंटर आप किसी भी पॉइंट को, सेंटर क्या होगा, एक पॉइंट होगा, कहां पे, आर्गेंड प्लेन में, क्योंकि सब कुछ अब कॉम्प्लेक्स में चलेगी। तो वैसे की सिचुएशन में अब देखो, हम लोग जो धरती वाला था ना, उससे उठ करके हम लोग वर्चुअल दुनिया में, स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में अब पहुंच चुके हैं। अब स्पिरिचुअली आर्गेंड प्लेन मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आर्गेंड प्लेन मतलब प्रफुल्ल, आर्गेंड प्लेन मतलब हंसा, इमेजिनरी प्लेन मतलब वर्चुअल वाली दुनिया में। ठीक है, तो आप कुछ भी रियल वाले में नहीं कर रहे हो, आप किस में कर रहे हो, इमेजिनरी वाले उसमें, उसी प्लेन में, मतलब आपका एक्स है और वो है, देख लो, फील कर लो, ये आपका रहा, मान लो ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये रहा आपका वाई एक्सिस। अब हम इसको थोड़ा सा सुता दे रहे हैं, मतलब ऐसे चटाई बिछा दिया, ऐसे सुला दिया, जो हम कुछ बनाए थे ना आपको, मतलब ये वाला एक ये बनाया था, जो मैंने बताया था, अरे ये सर कैसे कट कर रहा है, ये तो कट ही नहीं कर रहा, वही वाला एक्सिस, समझ में आया। इसी चीज को उस आदमी ने कॉम्प्लेक्स वाले एनिमेशन में, क्या युगिन तुगिन क्या नाम था, उसको उठा दिया था ऐसे। जब उठाया था तो वर्चुअली एक्स एक्सिस को कट कर रहा था, कहीं ना कहीं तो वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा था, ठीक है ना, मतलब इस नहीं, इसके कहां पे कट कर रहा था, इधर कहीं इस तरह से कुछ कट कर रहा था। आई होप एनिमेशन आपको पता है। तो अब जो प्लेन में है ना हम लोग, इस वाले प्लेन में है, इस वाले प्लेन का नाम है आर्गेंड प्लेन।
जो कुछ भी बात चल रही है आपकी, वो सब इस वाले प्लेन की बात चल रही है। यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस भी है और ये इमेजिनरी एक्सिस भी है। ये रहा आपका रियल एक्सिस, ये रहा आपका रियल एक्सिस, और ये रहा आपका इमेजिनरी एक्सिस। समझ में आया? तो रियल दुनिया से निकलो, स्पिरिचुअल दुनिया में पहुंचो। ये कौन सी दुनिया प्लेन है? ये है आपका स्पिरिचुअल प्लेन। स्पिरिचुअल प्लेन। जब आप स्पिरिचुअल प्लेन में जाओगे ना, तो ऐसी ऐसी चीजें और ऐसी ऐसी इंसिडेंट से आपका सामना करना पड़ेगा जो आपको रियल वर्ल्ड में आपको नहीं दिख रहा था। लेकिन जब आप इसमें थोड़ा सा ऊपर आते हो अपने सूक्ष्म शरीर में, तब आपको बहुत सारी चीजें दिखती हैं। ये भी इसी दुनिया का पार्ट है, ये भी इसी दुनिया का पार्ट है, सब कुछ इसी ब्रह्मांड का है। जो कुछ भी है वो सब इस यूनिवर्स के अंदर ही है। बुझली? जो कुछ भी है इस ब्रह्मांड के अंदर ही है। पहले मैं भगवान को मानता था, अब क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ने से वो जो एक इमेज था कि ईश्वर अल्लाह कुछ होगा, कुछ दैवी शक्ति, मतलब ठीक है दैवी शक्ति तो होती है, लेकिन ऐसा कुछ त्रिशूल लेकर कुछ खड़े होंगे, कुछ डमरू लेकर के डांस कर रहे होंगे, या कुछ कोई अल्लाह होगा या कोई जीसस होगा, ये सब मुझे अभी साइंटिफिकली ये सब चीज समझ में नहीं आती। मुझे समझ में यही आती कि एक यूनिवर्स है, जो कुछ भी चल रहा है वो उस यूनिवर्स की कृपा से चल रहा है। आप जितनी मर्जी चिल्लाते रह जाएं, भगवान आपके सामने साक्षात नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है कि इसके अंदर ही सब कुछ है। अच्छाई भी, बुराई भी, सच्चाई भी, फरेब भी, सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है। ठीक है? तो अगर आप चिपका के रखे हैं कि अगर एक रॉन्ग कंसेप्शन कि ईश्वर मतलब एवरीथिंग गुड, समथिंग परफेक्ट, तो समझ जाइए रॉन्ग नंबर है वो। गॉड मतलब बोथ पॉजिटिव निगेटिव। अगर आप इस बारीकी चीज को आप समझ जाएंगे, फिर आप सवाल नहीं करेंगे ये सर हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। बुरा भी हो रहा है तो इनकी ही कृपा से हो रहा है। किसी का क्राइम हो रहा है, किसी का रेप हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, सब यूनिवर्स की कृपा से ही चल रहा है। अब इसको कोई समझ नहीं पाया है, ना आगे कोई समझ पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ उम्मीद कायम है कि कुछ ना कुछ तो चलो कर लेंगे। नासा वाले कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अच्छा ये वो दिस दैट। मेरे को अभी वो लगता ना कि मतलब इंसान खुद को इतना ज्यादा बड़ा और बेतुका काबिल समझने लग गया कि मतलब समझ लिया कि मैं सब कुछ जान गया हूं। कुछ नहीं जान पाए हो। मनुष्य तू तुच्छ प्राणी है और तू तुच्छ प्राणी ही रहेगा। अपने आप को लोग इंसान काबिल समझ रहे थे। कोरोना का ऐसा इफेक्ट हुआ। कोरोना बस एक क्या बोलते हैं, एक संकेत है। ठीक है? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। नेचर को काफी हम लोग डिसबैलेंस कर दिए थे। नेचर ने ऐसा झापड़ मारा इंसानों को कि बेटा रूम में लॉक रहो, करो जो करना है। बहुत अत्याचार कर चुके हो पशु पक्षी बाकी कृतियों पे। ठीक है ना? मतलब बाकी कृतियों पे, बाकी जो नेचर ने बनाया उस पे बहुत ही अत्याचार, रिसोर्सेस का मतलब एक बुरी तरह से दुरुपयोग, एक्सप्लॉयटेशन हो गया ना। औकात समझ में आ गई सबकी। सबको लॉक कर दिया गया है, नेचर बैलेंस हो रहे हैं। और ये तब तक चलेगा जब इतनी जो पूरा क्या बोलते हैं गंद मचा करके रखा था इंसानों ने, वो बैलेंस नहीं हो जाता। ठीक है? तो सबक लीजिए, चीजों को सबक लीजिए। तो जब आप इस प्लेन में होंगे तब इसको द आइडिया बिहाइंड दिस पैंडेमिक नहीं समझ में आएगा। जब आप इस प्लेन में होंगे, जब आप थोड़ी सी स्पिरिचुअल दुनिया में टच फील करेंगे, तब चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। ठीक है? अभी मैं सोच रहा हूं कि डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं, उतना नहीं तो ना। अगर उतना हो जाता तो रॉन्ग नंबर बाबा बन करके फिर से मैं कोई टीवी पे आकर के बोलता कि अच्छा आप लिपस्टिक कौन कलर का लगाती हैं? बाबा जी मैं तो लाल कलर का लिपस्टिक लगाती हूँ। ऑरेंज कलर का लिपस्टिक लगाइए, सबका भला हो जाएगा। मैं भी ऐसा करके धंधा शुरू कर देता, फिर अकाउंट नंबर देता, दान दे दो करते करते मेरे को लगता है कि जनरली लोग मतलब वहां पे दान एकदम पूरा ठीक है, लो ना, जो जिसको जो करना है करो।
पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए किसी से अगर कोई फीस मांग लो, कैसे मिर्ची लगती है, आई डोंट नो, मतलब रॉन्ग नंबर। सीरियसली, जहां पे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए वहां पे लोग नहीं करते, फालतू की चीजें में करके ऐसा ही रहेगा। छोड़िए, जो कुछ भी चल रहा है उस यूनिवर्स में चल रहा है। तो अभी जो प्लेन की बात हो रही है वो आर्गेंट प्लेन की बात हो रही है, ठीक है। इसी आर्गेंट प्लेन में ये सारी कहानी होगी, ठीक है। क्या, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेंटर मतलब a,0, ये एक पॉइंट होगा, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि a,0 है, एक पॉइंट है, सेंटर है, ठीक है। सर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होता है सर? जनरल इक्वेशन जानते हो? जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, जहां पे सेंटर अगर हम h के लेते हैं, सेंटर अगर हम मान लो h, k लेते हैं, एंड रेडियस अगर a ले लेते हैं, a ले लो, r ले लो, तब उस केस में हम सर क्या लिख सकते हैं? x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। बोल सकते हैं ऐसा? चलो यहां पे k है ना, k है रेडियस, तो हम k मान के चलते हैं आपकी सुविधा के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपकी सुविधा के लिए ये मान लिया। तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल मिला, ठीक है। अब वो जो प्लेन है ना, वो स्पिरिचुअल वाला प्लेन, मतलब स्पिरिचुअल प्लेन, आर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, उसी को हम बोर्ड पे बना दे रहे हैं। तो जब बनाएंगे तो नॉर्मल जैसा ही दिखेगा आपको, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, एक सर्कल जहां का सेंटर है पॉइंट ये, इस पॉइंट पे h, k कर दिया, रेडियस है हमारा k, एक सर्कल बनाया, ये बन गया है इसका इक्वेशन। इसने ये बोला कि ठीक है, अब सेंटर को मान लो a, 0। a, 0 कहने का तात्पर्य ये है प्रभु कि यहां पे y मतलब इमेजिनरी वाला नहीं है, सिर्फ रियल है। तो ठीक है, चलो मान लेते हैं यहां पे कहीं होगा a, 0, और रेडियस है हमारा k, रेडियस है k, तो ये रेडियस सपोज यहां से यहां तक है k, ठीक है। ये वाला बन गया है एक सर्कल। सर मॉड ऑफ z माइनस ए हमको कुछ रास नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये तो बता रहा है कि ये जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्कल ऑफ रेडियस के हु सेंटर इज ए, ऐसा कुछ। लेकिन सर हमको कुछ फील नहीं आया, ये जो चीज है ना, ये तो हमको x एक्सिस है और ये तो y एक्सिस है, लेकिन ये मॉड ऑफ कुछ है, ये क्या है सर, थोड़ा सा समझा देंगे? चलो समझाते हैं। सेंटर तो समझ में आया, सेंटर क्या है? a, 0, a, 0 एक सेंटर है, एक सर्कल है। अब हम क्या करते हैं, इसको x और y में कन्वर्ट करके आपको दिखा देते हैं। z मान लेते हैं x प्लस आई वाई, क्योंकि यहां पे आपने x एक्सिस और y एक्सिस माना है, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, तो यहां पे आप x और प्लस आई वाई ही लिखोगे, और तो कुछ लिख नहीं सकते। परफेक्ट। जब आपने ये लिखा है तब यहां से z माइनस ए फाइंड करो, तो बुआ क्या बोलोगे? सर ये और कुछ नहीं, x माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि यहां पे तो रियल पार्ट से ही करना है ना माइनस, इमेजिनरी पार्ट तो नहीं है, ठीक है, नहीं है ना, ठीक है। और थोड़ा बेसिक जाकर के दिखा देते हैं आपको, जैसे ये रियल पार्ट ही है, माइनस, सर a को क्या लिख सकते हैं? क्या सर हम a को i इंटू 0 लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। तो z माइनस ए को हम ऐसा लिख सकते हैं, अच्छी बात है। तो x प्लस आई वाई, इसको माइनस कर देना है हमको किसके साथ में? a प्लस आई इंटू 0 के साथ में कर दिया। क्या सिखाया मैंने आपको कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना होता है तो रियल रियल माइनस होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी। वैसे विश्वास नहीं है तो एक्सपैंड करके भी देख लो। क्या है ये? x प्लस आई वाई है, माइनस a है, और फिर माइनस आई इंटू 0 है। परफेक्ट। रियल को इसको रख लो, x माइनस a कर लो, और i को कॉमन ले लो, और y माइनस 0 कर दो, बन गया। क्या ये और कुछ नहीं, ये वही है, x माइनस ए प्लस आई इंटू वाई है। यस, इसका मॉड ले ले ना, अरे मॉड ले ले, इसका मॉड ले ले, ये बन चुका है। तो ये और कुछ नहीं, ये z माइनस है, ये z माइनस है, इसका आपको मॉड लेना है। मॉड लेना है मतलब इसका मॉड लेना है, इसका मॉड लेना है मतलब रूट अंडर ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। क्या करोगे? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर।
इज इक्वल टू के टर्म्स में आपको पुट करना है, इक्वल टू के कर दो, इक्वल टू के कर दो, स्क्वायर कर दे दोनों साइड, इधर भी स्क्वायर कर दे, इधर भी स्क्वायर कर दे, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बन गया। क्या ये इसका डायग्राम ग्राफिकली ऐसे नहीं होगा? आप x एक्सिस को माइनस से है मतलब राइट साइड a यूनिट शिफ्ट कर जाएगा ओरिजिन से, तो ओरिजिन से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर गया है ना a यूनिट्स इधर, और ये सर्कल बस, और रेडियस है हमारा k। बुझली? ठीक है, बुझे चीज? तो मॉड ऑफ z माइनस ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल जिसका रेडियस है k और सेंटर है हमारा a,0। ठीक है, अब इसी में हम थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, आपको एक मस्त फील आएगा। देखो, मॉड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल टू के, ये तो आप समझ चुके हो कि ये और कुछ नहीं, एक सर्कल है। आर्गेंट प्लेन में एक सर्कल है जहां पे सेंटर है हमारा a,0 और रेडियस है k, और ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, सिर्फ सर्कल। अगर हम इसको, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देखो, मॉड ऑफ z माइनस ए इज लेस देन k कर दिए, तब क्या होगा? बोलोगे सर इस केस में ना ये रिप्रेजेंट करेगा एक ऐसा रीजन, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रीजियन रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे ये बाउंड्री टच नहीं होगी। मतलब जो कुछ भी होगा वो सब आपको अंदर ही होगा, बाउंड्री इसकी टच नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी है, ये रेड कलर का शेडेड पोर्शन दिख रहा है बउआ, बस। तो ये जो रेड कलर का आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है, एक्सेप्ट दिस बाउंड्री, बाउंड्री को छोड़ करके अंदर वाला रीजन, जोन, वो इसका मतलब ये है। इसी में हम थोड़ा सा और चेंज किए कि इक्वल टू भी लगा दिए। इसका मतलब ये है कि आप अंदर का रीजन के साथ साथ बाउंड्री का भी रीजन कंसिडर कर रहे हो, पूरा का पूरा अंदर का रीजन कंसिडर हो रहा है। बहुत काम लगेगा, आप ये हम बता दे रहे हैं आसान भाषा में, अभी नहीं समझोगे तो उलझ जाओगे। तो ये क्या है? एक रीजन शो कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर हम कुछ इस तरह से शो किए, मॉड ऑफ z माइनस ए इज ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन के, अब तो समझ में आ रहा होगा सर ये और कुछ नहीं, सर्कल है, लेकिन कौन सा रीजन? आउटसाइड दिस सर्कल, आउटसाइड दिस सर्कल, ये वाला रीजन को हम मॉड ऑफ z माइनस ए इज ग्रेटर देन के के रूप में कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला चीज। ठीक है, ये भी है क्या? रीजन। रीजन लिखो, रीजन आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल विदाउट कंसिडरिंग द बाउंड्री, विदाउट कंसिडरिंग द बाउंड्री। ठीक है, अब एक और चीज लिख लो थोड़ा सा, मॉड ऑफ z माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू के कर दिए। अब बताओ ये क्या? ये भी वही रीजन रिप्रेजेंट करेगा, आउटसाइड द सर्कल बट इंक्लूडिंग द बाउंड्री, अंदर नहीं है, बाउंड्री एंड आउटसाइड। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक रीजन आउटसाइड द सर्कल इंक्लूडिंग द बाउंड्री। आ गया है समझ में? बहुत अच्छी बात है सर। चलो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट अब इस वाले सेकेंड वाले पॉइंट के साथ करते हैं। ये बोला एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल टू अल्फा है। ठीक है, वो z माइनस ए भूल जाओ, पहले तुम ये ध्यान दो कि अगर हम बोले कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है ना, z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो x प्लस आई वाई, हम बोले कि बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ z बताओ, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z, तो बोलोगे सर इसमें तो आप क्या बात कर रहे हो, ये तो थीटा का वैल्यू बता रहे हो, पूछ रहे हो ना,
तो थीटा मतलब और कुछ नहीं, tan इनवर्स y बाय एक्स। एम्पलीट्यूड मतलब आप तो एंगल पूछ रहे हो, यही ठीक है। ये हो गया है। ये इसका डायग्राम थोड़ा दिखा दें। x प्लस आई वाई कुछ इस तरह से था, ओरिजिन से निकलता हुआ यहां पे ये आपका थीटा, वेरी गुड। ये रहा आपका x, ये रहा आपका y। तो थीटा मतलब tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। एम्पलीट्यूड मतलब इसका वो एंगल, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब z माइनस ए बोले तो ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द रियल एक्सिस। यहां पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू अल्फा। यहां पे अल्फा लिया गया है, मैंने थीटा ले लिया है, ठीक है। चलो आपकी सुविधा के लिए मैं अल्फा ले लेता हूं, तो अल्फा ले लिया, कोई दिक्कत है क्या? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द रियल एक्सिस। लिखो, represents a straight line, represents a straight line making an angle alpha with कौन सा एक्सिस? ये रियल एक्सिस है ना बाबू, ये इमेजिनरी एक्सिस है। सो रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ द रियल एक्सिस या तो आप लास्ट में लिखो, यहां पे आप ऐसे लिखो, रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहां पे आप ऐड कर दो पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यही है बाय डिफॉल्ट, तो ये होगा ना कि ओरिजिन से पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन जो रियल एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा हो, ठीक है। चाहे आप इधर लिखें चाहे इधर लिखें, बात बराबर। अब जनरल सेंस में ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? ये रिप्रेजेंट करता है, अगर हम कुछ इस तरह से लिखे कि एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल टू अल्फा। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सोच के बताओ तो। ये और कुछ नहीं, ये रिप्रेजेंट कर सकता है एक स्ट्रेट लाइन, ये भी है ना। अरे इधर तो इधर भी जा सकता है ना, उससे क्या लेना है? एक तो स्ट्रेट लाइन है इधर, ठीक है। अगर आप इसमें हो पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स में, मतलब आप एक्स एक्सिस इधर है, रियल पार्ट आपका पॉजिटिव है तो आप इधर हो गए, रियल पार्ट आपका निगेटिव है तो इधर जाएगा, ठीक है। बस वही है। अभी आप एक क्वाड्रेंट में देख रहे हो तो एक ही क्वाड्रेंट में रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको ऐसे भी तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? एक स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द रियल एक्सिस। यहां पे हम ओरिजिन नहीं बताएं, क्यों? जरूरत है, यहां पे बोला ए यूनिट से शाफ्ट गया ना, तो यहां पे आप लिख सकते हो इसको ए पासिंग थ्रू ए यूनिट से शिफ्ट किया हुआ है, ठीक। तो आप समझ जाओ कि ये कितना माइनस ए है ना, मतलब राइट हैंड साइड आपको ए यूनिट शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप शिफ्टिंग देख लो, यहां पे क्या है, माइनस क्या है, 0 है, तो आपको ओरिजिन पे रहना पड़ेगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू यूनिट, मतलब a,0 मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द रियल एक्सिस, और ये रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल अल्फा। आई होप इतनी कहानी आपको समझ में, देख लेता हूं और कुछ बचा है कि नहीं। हाँ ठीक है, और भी कुछ इंक्लूड कर देता हूं। आई होप इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो ये सब नोट करिए, बहुत काम की चीज है, आगे कैलकुलस में, कॉम्प्लेक्स कैलकुलस में, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में काम लगेगा, इसको नोट करिए। अब बात करेंगे हम लोग डी मॉइवरेज थ्योरम की। दो स्टेटमेंट है इस थ्योरम का। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि इफ n बी एन इंटीजर बोले तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, देन उस केस में cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर n करते हो, तब ये n चला आता है थीटा के बगल में, n चला आता है थीटा के बगल में, cos थीटा प्लस आई sin थीटा होल पावर n बन जाएगा cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट याद रहे, अगर n आपका इंटीजर रहा तो। दूसरा स्टेटमेंट है कि इफ n बी अ फ्रैक्शन, अगर n एक फ्रैक्शन है,
पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तब वन ऑफ द वैल्यूज, ध्यान दे, वन ऑफ द वैल्यूज, इसका बहुत सारे वैल्यूज होंगे लेकिन उनमें से एक वैल्यू ये होगा। अगर n आपका फ्रैक्शन है तो एक वैल्यू ये मिलेगा, n अगर आपका कोई इंटीजर है तब आपका वो चीज मिलेगा। सर फील नहीं हुआ, थोड़ा फील कराओ तो। अरे इसमें फील करने क्या, कुछ वैल्यू ले लो। पहला का ले लेते हैं, देखो हम ले लेते हैं कुछ n का, एक कंसिडर करते हैं n का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। अगर हम बोले कि बेटा बताओ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है ना, इसका स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा? बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा हो जाएगा सर। समझ में आ? अब इसी चीज को हम शॉर्ट में लिख दें, लिखें cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या लिखते हो? सिस थीटा, तो हम लिखेंगे सिस थीटा। सिस थीटा का स्क्वायर करना है तो ये कुछ नहीं और कुछ नहीं, सिस 2 थीटा हो जाएगा। सिस 2 थीटा हो गया, बस कर लो जो करना है। सिस 2 थीटा बोले तो cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। -2 ले लो या -7 ले लो, चलो निगेटिव इंटीजर ले लेते हैं। यहाँ पे -7 ले लिया, पावर में -7, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बोले तो सिस थीटा, पावर में आ जाएगा -7। वेरी गुड। ये चला जाएगा इधर, आएगा, बोलो बोलो, ये चलाएगा इधर तो -7 cos -7 थीटा होगा और फिर -7 थीटा होगा। अब बताओ क्या होना चाहिए? थोड़ा सोचो, थोड़ा मंथन करो, क्या बोलोगे इसको? बोलोगे सर यहां पे तो इस चीज को हम क्या लिखेंगे? cos -7 थीटा है ना, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं, देखो इसको अंदर रहने दो, क्योंकि अगर तुम माइनस करोगे तो फिर तो यहाँ पे पॉजिटिव तो हो जाएगा लेकिन इधर गड़बड़ हो जाएगा, तो इसीलिए बेटर है इसको आप ऐसे रखो, सीस ऑफ -7 थीटा, सीस ऑफ -7 थीटा। जब करेंगे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब मतलब न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस करेंगे तब चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी फिलहाल ये इतना सही है। तो इसका पावर करोगे तो आपको ये इसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है। और वही चीज अगर मैं फ्रैक्शन में कर दूं तो नंबर 2, देखो अगर मैं इसको 7/2 कर देता, -7/2 कर देता, तो यहां पे भी -7/2 हो जाता, ठीक है, -7/2 हो जाता, -7/2 -7/2 -7/2। तो ये इसका वैल्यू नहीं होता, दिस इज नॉट द वैल्यू, दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज। इसके बहुत सारे वैल्यूज होंगे, मल्टीपल वैल्यूज होंगे, इसके मल्टीपल वैल्यूज होबे, किंतु এটা যে আছে সেটা একটা ভ্যালু হবে, একটা ভ্যালু থাকবে, ऐसा कुछ। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर में -7/2, इसके मल्टीपल वैल्यूज होंगे, उनमें से एक वैल्यू आपका ये मिलेगा। ये कहने का तात्पर्य है। अगर इसको ऐसे भी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल आप स्टेटमेंट रट करके रखें, आगे हो सके तो काम लगेगी तो अच्छी बात है, नहीं लगेगी तो और भी अच्छी बात है। मैंने आपको 2 स्टेटमेंट दे दिया, कृपया इसका ध्यान रखें, ये 2 स्टेटमेंट, डी मॉइवरीज थ्योरम। जनरली लोग ये पढ़ते हैं, अरे दोनों स्टेटमेंट पढ़ो ना। सिस थीटा का मतलब आप जानते हो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, कोई बात ही नहीं इसमें। सिस थीटा 1 डॉट सिस थीटा 2 डॉट सिस थीटा 3 डॉट 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 सिस थीटा n। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सिस को लिखेंगे और जो कुछ भी मल्टीप्लाइड है सबको आप ऐड कर देंगे। नंबर 3, सिस थीटा का पावर n अभी हम लोगों ने देखा, तो सिस n थीटा बन जाता है, और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -n करोगे तब माइनस अंदर में आ जाएगा, इसका माइनस अंदर में चला आएगा, और फाइनली आपको बन जाए cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो चाहे पावर में आप -n लिखें और अंदर में पॉजिटिव रखें, या फिर बाहर में पॉजिटिव n रखें या अंदर में निगेटिव रखें, आपका दोनों केस में यही चीज मिलेगा, दैट इज cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। बुझे चीज? ठीक आचे। मैंने अभी कुछ एक गड़बड़ आपको बता दिया। सिस थीटा का ध्यान रहे, सिस थीटा का मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ही होता है, ये चीज खाली ध्यान रखना। माइनस होगा तो उसको सिस थीटा नहीं बोलेंगे, इसी चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलो
उतना कॉमन सेंस से कर लोगे। नंबर 5 देखो, सिस एम थीटा, इसका पावर में n लेना है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम एन थीटा बन जाएगा। यहां पे आप n को अंदर रख करके पावर को बाहर भी कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि जैसे सिस 2 थीटा और ऊपर में पावर 7 है, तो इसका मतलब ये है कि सिस 14 थीटा होगा, साथ ही साथ सिस 7 थीटा और पावर में 2 चलाएगा। इंटरचेंज हो गया, तो चाहे ये करो ये करो ये करो, बात बराबर है। क्लियर हो गई चीजें? नोट करिए। आज के लिए आखिरी ज्ञान, रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर रूट्स तो आप बताए थे इक्वेशन का निकलता है, ये क्या है? ये कुछ और है, इसका नाम दिया गया है रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट्स सुन लो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू सिस थीटा। शॉर्ट फॉर्म जानते हो इसको, सिस थीटा बोले तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, स्टेटमेंट याद रखना ये कि अगर सिस थीटा पावर p बाई क्यू है, वेयर p बाई क्यू इज अ रैशनल फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। सर लोएस्ट टर्म्स बोले तो क्या कहने का मतलब है? जैसे हम लिख दिए 2/8, क्या ये लोएस्ट टर्म में है? नहीं, इसका लोएस्ट टर्म हो जाएगा 2 का 2, 2 चौके 8। 4/64, सर क्या ये लोएस्ट टर्म में है? नहीं, इसका क्या मतलब हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 का 4, 4 16 चौके 64। ठीक है, 16/64, सर क्या ये लोएस्ट टर्म में है? नहीं, इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 16 का 16, 16 32, 16 48, 16 चौके 64, तो ये भी बन जाएगा 1/4। ठीक है, ऐसा ही आप मतलब उसको रिड्यूस करके लोएस्ट टर्म में लेकर के चले आ रहे हो, तब p बाई क्यू, ये कहने का मतलब है। अगर आप p बाई क्यू लोएस्ट टर्म्स में लिखे हो कोई भी रैशनल फ्रैक्शन और उसको सिस थीटा के माथे पे लगा देते हो, तब क्या होता है? तब बोलता है कि इसके q डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगे, जो डिनोमिनेटर है उतने डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगे एज इट्स रूट्स। मतलब कि अगर हम सिस थीटा कुछ लेते हैं, क्या लिए? सिस थीटा पावर 3/7 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसके कितने रूट्स होंगे? क्या पहले देखो चेक करो तो क्या ये रेड्यूस्ड फॉर्म में है? हाँ है, रेड्यूस्ड फॉर्म में है, तो ये p बाई क्यू है, तो इसके 7 रूट्स होंगे। इसके 7 रूट्स होंगे, 7 रूट्स होंगे। इसलिए तो आपको बताया ना कि इसका सिर्फ उसका वैल्यू नहीं है, इसमें से 7 रूट्स तो होंगे, साथ ही साथ इसमें से एक रूट क्या होगा? आपको बताया था मैंने कि अगर वो कुछ फ्रैक्शन होता है तो एक रूट क्या होगा? इसमें से वन ऑफ द रूट्स क्या मिलेगा? सिस 3/7 थीटा। 7 रूट्स में से एक रूट ये होगा, बाकी के 6 रूट्स नहीं पता हमको, तो ये हो जाएगा। ठीक है, उतना और डीप में पढ़ेंगे, जब जरूरत होगा तब देख लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये समझ लो कि जैसे वही चीज था ना कि n अगर कोई डिमोइगरेस थ्योरम क्या बोला था कि n अगर कोई फ्रैक्शन होता है पॉजिटिव या निगेटिव, तो उसके वन ऑफ द रूट्स वो हो जाएंगे, है ना, cos सिस थीटा का पावर n मतलब सिस n थीटा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे? सिस थीटा का मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, इसका पावर में हमको 3/7 करना है, इसका वन ऑफ द रूट्स बन जाएगा कि सिस cos 3/7 थीटा प्लस आई साइन 3/7 थीटा, ये वन ऑफ द रूट्स होगा। लेकिन इसका टोटल कितने रूट्स होंगे? टोटल इसके 7 रूट्स होंगे, एक रूट तो ये हो गया, बाकी के 6 रूट्स और रह गए। थोड़ा और अपना ज्ञान बढ़ेगा तब वो पहुंचेंगे उतना दूर। देखते हैं आपके सिलेबस में उतना है या नहीं है, क्वेश्चंस वैसे पूछेंगे तो बताएंगे, नहीं पूछेंगे तो फिर जरूरी नहीं है उतना। कुछ नोट करने वाली ये बात है कि आपको पता है कि cos थीटा cos 2n पाई प्लस थीटा कर दो तो उसी के बराबर होता है, n पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको अगर कर दोगे तो cos थीटा के बराबर होगा,
और साइन 2n पाई प्लस थीटा करोगे तो साइन थीटा के बराबर होगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन 2n पाई प्लस थीटा। अब क्योंकि इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं तो सिस 2n पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। अब देखो कॉस 2n पाई प्लस थीटा को तो हम कॉस थीटा लिख सकते हैं नो डाउट, साइन 2n पाई प्लस थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं नो डाउट। तो इसी तरह से हम इसको सिस 2n पाई प्लस थीटा को सिस थीटा भी तो लिख सकते हैं। अच्छी बात है। तो सिस थीटा का पावर में पी बाई क्यू अगर हम करते हैं तो सिस 2n पाई प्लस थीटा होल टू द पावर ऑफ पी बाई क्यू हो जाएगा। समझ में आया? चाहे इसका आप करें चाहे इसका करें बात बराबर है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी आप करते रहिए जो भी करना है, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, ठीक है। ये सब चीज़ तो चलता रहेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी सिचुएशन और हालात काफ़ी गंभीर होते चले जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने काफ़ी स्टूडेंट्स को फिनेंशियली बहुत हेल्प किया हुआ है। वैसा बोस्ट करने के लिए नहीं है, बताना ज़रूरी है। अगर आपको पता नहीं चलेगा तो जो ज़रूरतमंद होंगे कैसे जोड़ेंगे हमसे, ठीक है। तो एक होता है ना कि नेकी कर दरिया में डाल, सही बात है, ठीक है, नेकी करो दरिया में डालो। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो या किसी का हेल्प कर रहे हो, अगर लोगों को ही नहीं पता है तो फिर क्या मतलब, कैसे लोग कनेक्ट होंगे? जिनको इसकी जरूरत होगी तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उसको साइड करिए। कहने का मतलब ये है कि अभी सोर्स ऑफ इनकम खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए यूट्यूब पे प्लीज व्यूज बढ़ाने के लिए आप कुछ भी करिए, जो मर्जी करिए करिए, आपका ही फायदा होगा। हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर इतना ही करना रहता ना तो सब पेड कोर्स लॉन्च किए हुए होते और लाखों करोड़ों का टर्नओवर स्टार्टिंग में कर लिए होते, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं कर रहे हैं, सारा कुछ अवेलेबल कर रहे हैं। इतने सुबह 4 बजे 3:30 बजे 4 बजे उठ करके आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करना नॉर्मल चीज नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक हिडन उद्देश्य है। हिडन उद्देश्य ये है कि जेन्युइन लोगों को ऊपर पहुंचना है। पैसे के अभाव में ठरकी लोग ऊपर, मतलब पैसे के मतलब अभाव में जेन्युइन लोग ऊपर नहीं जाते, ठरकी लोग ऊपर पहुंच जाते हैं और पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जिनको जरूरत है उनको थोड़ा सा सहूलियत हो जाए, इसलिए आपका दायित्व ये बनता है कि व्यूज बढ़ा दीजिए। व्यूज बढ़ाने से अर्निंग होती है, और जो हर वीडियो पे अर्निंग होगी वो आपके लिए ही है, क्योंकि सारी सर्विसेज आपके लिए ही है। हमको आपको यूट्यूब का अर्निंग से ना तो मर्सिडीज ना तो स्कोडा सब कुछ नहीं लेना है भाई। उसके लिए अपना है, उतने सक्षम है कि पहुंच जाएंगे वहां तक, जब जरूरत होगी तो पहुंच जाएंगे। हमारा उतना भी वैसा ना कि जरूरत का चाह वैसा कुछ नहीं है, सब इंसान का चाह होता है, लेकिन हमारा थोड़ा कम है। हमारा काम चले जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, मंथली कंट्रीब्यूशन ज़्यादा तो नहीं आता भी, फिर भी जो भी है 3-4 हज़ार मंथली कंट्रीब्यूशन, मतलब लास्ट मंथ में आया था हमारा 4,000 मंथली कंट्रीब्यूशन आप लोगों से हुआ था। तो उससे हम लोग अपने स्टाफ को पे कर देते हैं, उससे हम लोग किसी को थोड़ा सा हेल्प होता है तो फाइनेंशियली थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, ठीक है। अभी तक अधिकतर तो अपना पर्सनल पैसा लगाना पड़ जा रहा है, लेकिन हमारा भी तो लिमिटेशंस है ना, कैसे करेंगे? हम तो चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा बड़े हों तो ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ पहुंच पाए जो हम लोग देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप सक्षम हो फिनेंशियली तो आप सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये वैसा कुछ चैरिटी फंड नहीं है कि ऐसा नहीं है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका रिटर्न आपको ही मिलेगा, सोसाइटी को ही मिलेगा, कंट्री को ही मिलेगा। पैसा बटोर करके हम लोग कोई राजा और धन्ना सेठ बनने वाले नहीं है। वो चीज़ अगर रहता तो इतनी अंदर से ऐसा कुछ नहीं फील होता कि हाँ कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा हो कि सही में आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो उतना, तो दिल खोल करके दान दीजिए, ठीक है। बोलना जरूरी है, कि बोलेंगे नहीं तो कैसे आएगा अर्निंग्स? पैसा नहीं कलेक्ट होगा तो फिर हम लोग को भी बुरा लगता है ना, तरसते रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका हालत देख रहे हैं, मजबूरी है हमारी, तो हमारे भी कुछ लिमिटेशंस है, तो लिमिटेशंस को थोड़ा सा एक्सपैंड करना है। तो इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि जेन्युइन लोगों को ऊपर उठना चाहिए। उसके 2 तरीके हैं, या तो आप नीचे से धक्का दीजिए, या अगर ऊपर हैं तो ऊपर खींचिए। नीचे से पुश करेंगे, कोई नीचे से पुश करेंगे, कोई ऊपर से खींचेगा, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग ऊपर टॉप तक पहुंचेंगे। तो ऊपर खींचने का मतलब कि अगर आप सक्षम हो, वैसे प्रिविलेज्ड फैमिली से अगर बिलोंग करते हो, तो दिल खोल करके दान दीजिए, ठीक। और अगर आप अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हो, तब आप मेहनत करिए और ऐसे ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होइए जिनको आपको लगता है कि हाँ ये लड़का और लड़की को ऊपर जाना जरूरी है, इसके लिए जो करना पड़े करे, तो उसको आप सपोर्ट करिए, ठीक है। समझ में आ रही है बात?
तो खुद तक सेल्फिश सीमित तक न मत रखिए कि हम ही जो हैं वो हम ही हैं। आपसे समाज नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। लोगों से बनता है समाज। तो आप किस तरह का समाज चाहते हैं वो आप जान लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए। हमारा उद्देश्य अगर रहता सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को जो टॉपर्स हैं, या फिर वैसा ही जो ऑलरेडी आईक्यू जिनको भगवान ने उतना दे दिया है कि बस थोड़ा सा पॉलिश कर दो ऊपर पहुंच जाएंगे, बस रैंक का नाम चिपका दो, फिर ये कोचिंग का वो कोचिंग का, अपना भी हम लोग वैसे भी कर ले सकते थे लेकिन नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए हम बता देते हैं कि अगर आप ब्रिलियंट माइंडेड हो तो कृपया करके खिसक जाइए। हमारा उद्देश्य एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अधिकतर सिस्टम की मार उन्हें ही झेलनी पड़ती है। जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो सेटल हो जाते हैं, जिनका नहीं होता वो क्या करते हैं। गेट का एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, बहुत लोग आप में से तो गेट देते होंगे, ठीक है। 10 लाख 20 लाख कितने कितने करोड़ों लोग बैठते हैं एग्जाम में, पूरा स्ट्रीम्स मिला करके मैं बता रहा हूं। सीट्स कितनी होती है, कुछ आईटी में जाते हैं, कुछ यहां जाते हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ द गल्फ करते क्या, अरे कहां जाते हैं, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, पता है आपको? अधिकतर लोग का तो लाइफ ही पूरा स्विच हो जाता है। मेरे सारे जितने भी फ्रेंड्स थे बीटेक कर लिए और उसके बाद फिर किधर चले गए, कोई बैंकिंग की तरफ, कोई एसएससी की तरफ। अरे तो बीटेक ही क्यों किया फिर, उनका भी शौक था ना, मजबूरी थी। बहुत लोग अभी भी बेरोजगार पड़े हुए हैं, जिनके पास घर का, बाबूजी का या दादाजी का जमीन प्रॉपर्टी है उनका चल रहा है, जिनका नहीं है वो क्या करेंगे, कौन सोचेगा उनके लिए? कोई नहीं सोचता। हम लोगों ने एक थोड़ा सा छोटा सा इनिशिएटिव लिया है, तो इसलिए प्लीज सपोर्ट करिए प्रभु। अगर आप बहुत ही रिच हैं तो भर भर करके दान दीजिए, आपका ही इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। अगर आपको लगे कि हाँ सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, अगर नहीं तो फिर भी हम लोग तो जैसे चल रहा है चलते चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि कंट्रीब्यूशन मिला नहीं और सपोर्ट नहीं मिला तो हम लोग काम बंद कर देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना हो सकेगा उतना अपना कुछ भी करके हम करेंगे, लेकिन वही है कि अगर सपोर्ट मिलेगा तो जो चीज 1-2 लोग जा सकते थे ऊपर, हजारों लोग पहुंचेंगे ऊपर, और थोड़ा स्पीड से होगा। समझ में आया? अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंच रही हो तो खुद दिल तक ना रखें, अपने परिवार में दिखा दें। मम्मी पापा को दिखा दो थोड़ा सा, उनको भी लगेगा ना कुछ कि हाँ, क्योंकि हमारा समाज में ऐसा हो गया है ना, मतलब एडल्ट्स जो हैं और जो मिडिल एज और जो क्रॉस करने हो उनके में मतलब उनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है, मेंटल सपोर्ट बहुत चाहिए। क्योंकि जैसा समाज बनते चला ना, इतना क्या मतलब घटिया सा होते चला जा रहा है, इसको कैसे करें? बंद तो नहीं कर सकते, बस वही थोड़ा थोड़ा आप पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो थोड़ा सा कंट्रोल, जीने लायक बनेगा, वरना समाज जीने लायक भी नहीं रहेगा, जीने लायक भी नहीं रहेगा। इतनी गंदगी, इतना गंद, लड़ाई झगड़े, मार काट, ये को मैं अपने लिए कर रहा हूं, मुझे ये गंद वाली समाज पसंद नहीं। मुझे थोड़ा अच्छा समाज चाहिए, तो वैसा इकोसिस्टम तभी बन पाएगा जब अच्छे अच्छे लोग कनेक्टेड होंगे, एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। बहुत ज्ञान दे दिया आपको, लेक्चर भी काफी बड़ा हो गया। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।